नमस्कार। आज 1 अक्टूबर एक महत्वपूर्ण तारीख जब संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। शताब्दी वर्ष यानी 99 वर्ष का इतिहास इनके पीछे है और यह इतिहास एक ऐसा इतिहास है जो बहुत सारी अनगिनत उपलब्धियों से सजा हुआ है। लेकिन आज जब शताब्दी वर्ष में ये प्रवेश कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी पहल के साथ यूपीएससी हमारे सामने है। अपने इतिहास में पहली बार यूपीएससी अपने एस्पिरेंट्स के साथ संवाद करने को तैयार है और ये इन मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है कि अनगिनत सवाल हम तक पहुंच रहे हैं तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के, जिनका जवाब देने के लिए स्वयं यूपीएससी चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू ममता जी, और बहुत शुभकामनाएं आपको। शताब्दी वर्ष थैंक यू। एक मील का पत्थर आप कह सकते हैं इसको। इससे पहले कि मैं सवाल लूं जो बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास आ रहे हैं, आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि इस बड़ी जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं आप, इस पड़ाव पर आप कैसा एहसास फील कर रहे हैं? क्या महसूस कर रहे हैं कि किस दिशा में आगे हमें अब यूपीएससी को लेकर जाना है? ममता जी देखिए, जब यूपीएससी अब अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इस समय हम इस टाउन हॉल के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ये मैं कहूँगा मेरे लिए एज यूपीएससी चेयरमैन बहुत विशेष सम्मान की बात है। और इसके लिए मैं आपको भी और आपके माध्यम से डीडी न्यूज़ को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, इस सेशन का जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया और पहली बार यूपीएससी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका हमारा मेन मकसद ये है कि हम अब इसके माध्यम से लोग अपने एस्पिरेंट के साथ, जिनको अक्सर हम देख नहीं पाते हैं डायरेक्टली, उनके साथ एक संवाद क्रिएट करना चाहते हैं और साथ ही साथ हमारी जो कुछ बातें हैं, हमारे जो कुछ इंसाइट्स हैं, वो उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि हमें ये मानना बहुत ज़रूरी है, ये जो कैंडिडेट्स हैं ये सिर्फ कैंडिडेट्स नहीं हैं, ये देश का भविष्य है। बिल्कुल। और इनकी मेहनत और इनके सपने हमारे नए भारत को की रचना करेंगे। अगर इस नज़रिए से देखिए तो यूपीएससी एक परीक्षा नहीं है, ये एक नए भारत के भविष्य को बनाने की यात्रा है। और हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि आज की जनरेशन मेरी जनरेशन से बहुत अलग है। ये एक जेनजी है, ये डिजिटल है, ये डाइवर्स है और डायनेमिक है। और अब ये वो पीढ़ी नहीं है जो केवल इंटरनेट को स्क्रॉल करती है, ये वो पीढ़ी है जो भारत की नई कहानी गढ़ती है। इसके लिए हमें इस जो हमारी भारत की ताकत है, इनकी जो ताकत है, जिसमें विविधता में एकता है और एकता में ऊर्जा है, इसके द्वारा हमें अपने भारत के भविष्य की कहानी लिखनी है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, हमारे लिए कोई अंतर नहीं है, चाहे वो रूरल बैकग्राउंड का हो, चाहे वो अर्बन बैकग्राउंड का हो, छोटे कस्बे से हो या बड़े शहर से हो। हमारे लिए सभी लोग मिलके भारत की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब हमारे फोरफादर्स ने यूपीएससी के बारे में सोचा था और इसकी रचना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह की थी, तब उन्होंने ये सोचा था कि जो सिविल सर्विसेज है भारत की, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन होना चाहिए और उसके तौर पे यूपीएससी की सोच बनी थी। और ये इसी वजह से आज जो है हमारी देश का जो गवर्नेंस है, उसका बैकबोन यूपीएससी है, जो सिविल सर्विसेज को न्यूट्रलिटी प्रदान करता है और मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस क्रिएट करता है। और इसी वजह से ये भी सच है कि देखिए, हमने पिछले 75 सालों में देश को बहुत सारे लीडर्स दिए हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम देश की सेवा में किया है। एक और बात कहना चाहता हूँ इस मौके पे, बहुत कम संस्थाएं हैं जो 100 साल के बाद कह सकती हैं कि आज भी लोग हम पे उतना ही भरोसा करते हैं जितना उनकी रचना के समय हुआ था। आज भी लोग यूपीएससी को ट्रस्ट, इंटीग्रिटी और फेयरनेस
यूपीएससी का उदाहरण देते हैं इन चीज़ों के लिए, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं आपको और आपके माध्यम से बाकी सभी को अश्योर करना चाहता हूँ कि यूपीएससी पूरी तरह से पॉलिटिकल और एक्सटर्नल किसी भी तरह के दबाव में कभी नहीं आता है और ना आएगा। और इसके लिए हमारा एक मूल मंत्र है, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और इसका महत्व यहाँ तक है कि मैं चेयरमैन हूँ और मुझे भी सब कुछ नहीं मालूम होता है जो चल रहा होता है। जिनको मालूम होना चाहिए केवल उन्हीं लोगों को मालूम रहता है। अच्छा। क्योंकि यूपीएससी में सफलता की केवल एक ही चाबी है, और वो है मेरिट। अगर मेरिट हैं तो सफल हैं, चाहे धन, आपका कोई भी प्रिविलेज बैकग्राउंड, यहाँ कुछ भी नहीं चलता, यहाँ सिर्फ मेरिट चलती है। और हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हर कैंडिडेट को पूरी तरह से फेयरनेस मिले, किसी भी तरह से, चाहे वो किसी रीजन के हों, किसी भाषा के हों, किसी बैकग्राउंड के हों, हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। और मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगा, इसी वजह से पिछले दशकों में यूपीएससी जितना इंक्लूसिव और कोई माध्यम नहीं है। आज की तारीख में जब सिविल सर्विसेज परीक्षा होती है तो ये जान के आपको सुखद आश्चर्य होगा कि लगभग हर जिले से एस्पिरेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं। ये बड़ी बात है। देश में बहुत सारी चीज़ें इस बात का दावा नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि ये जो कैंडिडेट्स आते हैं उनमें से 80% से ज़्यादा, 80 से 90% कैंडिडेट्स टियर 2, टियर 3 सिटीज से आते हैं। अच्छा, मतलब आमतौर पर ये एहसास नहीं होता, लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता कि ये है तस्वीर जो आपने बताई है। जी बिल्कुल। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा, जो लोग जानते भी हैं लेकिन शायद उनको इतना एहसास नहीं है कि सिविल सर्विसेज जो हम लोग कंडक्ट करते हैं, ये दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड एग्ज़ाम है। इतनी बड़ी और इतनी जटिल एक्सरसाइज मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं और होती है। समझ के देखिए, लगभग 12 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करते हैं। 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस और एक इंग्लिश, 23 लैंग्वेजेस में इसकी परीक्षा होती है जिसमें आप उत्तर दे सकते हैं। 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप पेपर लिख सकते हैं। इन सब विविधताओं के बावजूद भी मेरिट लिस्ट एक बनती है, तो अलग अलग लोगों को एक लेवल पे लाया जाता है। 2500 से ज़्यादा सेंटर्स हैं देश भर में, और वहाँ पे हर कैंडिडेट को उसका ऑप्ट किए हुए सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलना। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो उनको उनके अनुरूप पेपर मिलना, बड़े फॉन्ट का वगैरह वगैरह। ये एक कॉम्प्लेक्स मेज़ है। मुझे तो इसकी तुलना करने में मैं कहूँगा कि मुंबई का डब्बा वाला है कि आपको सुना होगा, जहाँ पे हर इंसान को अपना ही टिफिन मिलता है, किसी दूसरे का नहीं मिलता। उसी तरह से हमारे हर स्टूडेंट को उसका ही पेपर मिलता है, इन सब विविधताओं के बावजूद भी। एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा और फिर क्वेश्चंस लेंगे। यूपीएससी के लिए चीटिंग बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी इसके बारे में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और ऐसा कुछ भी होता है तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं और लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि चीटिंग के माध्यम से देश की सेवा के लिए बच्चे अपना करियर शुरू करें। मेरा सभी से अनुरोध है कि देखिए, चीटिंग की तरफ देखिए भी नहीं, क्योंकि इससे आपका लॉन्ग टर्म करियर का डैमेज हो सकता है, और इसलिए कृपा करके उस रास्ते पर ना जाइए। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी हियर। सर, आपने बहुत सारे बिंदुओं को छुआ है, और मुझे लगता है कि आपकी बात में बहुत सारे सवाल भी हैं जिनके जवाब मिलते हैं। लेकिन क्योंकि पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं, 28 के बाद जब हमने हैशटैग को भी ऑन एयर किया, साथ में हमने ईमेल भी दिया, बहुत लोगों के सवाल आए हैं। तो शुरुआत में ईमेल पर हमको जो सवाल आए हैं उनसे करना चाहूँगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे स्टीवन जॉन्स ने पूछा है, इसके आसिफ अफरोज ने भी पूछा है। कट ऑफ डेट के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या हम इसको 1 जनवरी कर सकते हैं, और इसका औचित्य क्या है कि हम अगस्त की कट ऑफ लेकर चलते हैं?
ममता जी देखिए, मैं आपको इसको समझा दूं क्या आज की तरह का आज सिस्टम क्या है। आज सिस्टम ये है कि जो एग्ज़ाम्स पहले हाफ ऑफ द ईयर में होते हैं उनका कट ऑफ डेट 1 जनवरी है, और जो एग्ज़ाम सेकेंड हाफ में होते हैं उनका कट ऑफ 1 अगस्त है। लोग मांग करते हैं कि साहब इसको चेंज कर दिया जाए। शायद वो ये मांग इसलिए करते हैं कि उससे उनको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर हम किस कट ऑफ डेट को चेंज करेंगे तो कुछ लोगों को फ़ायदा होगा तो कुछ लोगों को नुकसान होगा। तो इस ढंग से तो चेंज नहीं की जा सकती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है ये जो डेट है आज से नहीं, दशकों से चली आ रही है, 60-70 से चली आ रही है। तो ये सबके लिए यूनिफॉर्म है। उदाहरण के तौर पे जैसे सिविल सर्विसेज की कट ऑफ डेट 1 अगस्त है, लोग कहते हैं 1 जनवरी कर दीजिए। अगर 1 जनवरी आपने कर दी तो ज़्यादातर परीक्षाओं की और डिग्रीज मिलती हैं मई जून में। जिसको मई जून में डिग्री मिलेगी वो अगले साल 1 जनवरी को ही बैठ पाएगा, कि उसकी एलिजिबिलिटी 1 जनवरी को ही होगी, उसका 8-9 महीने का नुकसान होगा। अब वो अगस्त में उसकी एलिजिबिलिटी बन जाती है, उसका 1 साल बच जाता है। तो इसलिए जो है ये बहुत सोच के पुराने समय से पुरानी एक डेट कट ऑफ डेट है, नोटिफाइड है, कंसिस्टेंट है, और सबको मालूम है, उसी हिसाब से लोग प्लान करते हैं। इसमें एक और मुद्दा कई बार लोगों ने उठाया है। लोग कहते हैं कि साहब देखिए मेरा स्टेट पीएससी में ये कट ऑफ डेट है, आपकी ये डेट है जी। मैं कहना चाहता हूं देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, स्टेट पीएससी फेडरली इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंडिपेंडेंट है। इसलिए हमारी डेट्स यूपीएससी ने बहुत पहले से तय कर रखी हैं, और स्टेट पीएससीज अपना डेट्स तय करने के लिए खुद से इंडिपेंडेंट है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जी बिल्कुल। वैसे मुझे लगता है आपके पहले ही इसी जवाब से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि आज इस टाउन हॉल के माध्यम से अभी तक हम जो यूपीएससी करता आ रहा है वो लोगों को उसके पीछे का रीजन नहीं पता था, कारण क्या है कि ये किया जा रहा है। तो शायद आज वो तस्वीर भी स्पष्ट हो पाएगी आपके जवाब के माध्यम से। हमारे पास लाइव ऑनलाइन भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक सवाल लेते हैं प्लेटफॉर्म एक्स से ही। यहाँ विवेक मिश्रा इस बात को पूछ रहे हैं कि यूपीएससी में जो प्रीलिम्स सीसैट पेपर होता है उसमें मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पर बहुत जोर होता है, और इसमें क्या है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको शायद ज़्यादा फायदा मिल जाता है इस चीज़ का। और ये मैं कहना भी चाहूँगी कि ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो हमें मेल्स पर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है, और शायद हमें लाइव भी बहुत सारे ऐसे सवाल और मिलते रहेंगे। लेकिन सब क्या ये बात सही नहीं है? क्या उन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं हो जाती जो ह्यूमैनिटीज़ पढ़कर आते हैं और उनको ये वाला पेपर देना पड़ता है, क्योंकि दे डू फील सीसैट इज बेस्ट? मैं आपको इसके पहले जो पोजीशन है वो समझा दूं। बिल्कुल। हमारे GS1 और GS2 दो पेपर होते हैं। GS2 को बहुत सारे लोग सीसैट पेपर के नाम से जानते हैं। सीसैट जो है वो केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है, और इसमें इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। तो इसमें जो नंबर मिलेंगे आपको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, और क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए? केवल 33% नंबर चाहिए। दूसरी बात, सीसैट के 3 मुख्य भाग हैं, एक लैंग्वेज, एक क्वांटिटेटिव और एक लॉजिक। और तीनों भागों में बराबर बराबर प्रश्न होते हैं। अगर हम देखें, लॉजिक का मतलब रीजनिंग, जो कि आम कॉमन सेंस से किए जाने वाले प्रश्न हैं। लैंग्वेज वाले, जिनमें ह्यूमैनिटीज वालों को थोड़ा ज़्यादा फायदा रहता है, और क्वांटिटेटिव वाले प्रश्न जिसमें थोड़ा मैथमेटिक्स और साइंस बैकग्राउंड वालों को थोड़ा ज़्यादा फायदा रहता है। तो एक तरह से ये इवनली बैलेंस्ड है, और ये इसीलिए किया गया क्योंकि हम हर तरह के क्वालिफिकेशन वाले बच्चों को ऑप्शन देते हैं इस एग्जाम में देने के लिए, सबको बराबर से लाने के लिए। लेकिन एक और बात है, चूंकि ये तीनों बराबर हैं और 33-34% हर सब्जेक्ट में आते हैं, अगर आप एक भी सब्जेक्ट में आप की महारत है तो आप निकल जाएंगे, क्योंकि 33% ही चाहिए, दूसरे में कुछ भी नंबर आए करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो इसलिए ये मोर और लेस क्वालिफाई जो है सबके लिए सामान्य है, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आगे चल के जब सिविल सर्विसेज में आप जाएंगे तो इसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आपके कार्यभार में। तो ये हमारा, जैसे मैंने कहा, हमारा मकसद सिर्फ परीक्षा लेना नहीं है, हम देश के भविष्य को बनाने वाले सिविल सर्वेंट्स की तलाश कर रहे हैं, इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत है। जी चलिए, इस वक्त एक और सवाल हमारे पास ऑनलाइन आया है कि यूपीएससी
आंसर शीट क्यों नहीं एस्पिरेंट्स को दिखाता? मतलब कह रहे हैं कि इवन द स्मॉल एग्जाम ऑफ एनी स्टेट्स दे शो द आंसर की, व्हाई नॉट द यूपीएससी? सोमेश पटेल ये सवाल पूछ रहे हैं। ये प्रश्न आंसर की दिखाते हैं हम लोग। फिर मैं आपको Condition पहले के फैक्चुअल साथ। पोजीशन आपको बता देता हूं पहले। ये प्रश्न आता है कई बार प्रीलिम्स एग्जाम के संबंध में। प्रीलिम्स एग्जाम में हम लोग जो आंसर की देते हैं वो रिजल्ट के बाद देते हैं, लोगों को उसके अगले एग्जाम के पहले उनके पास आंसर की होती है, लेकिन लोगों की मांग रही है कि एग्जाम के फौरन बाद जो है इस आंसर की को दिया जाए। आज हमारी जो प्रक्रिया है उसमें हम जैसे ही प्रीलिम एग्जाम होता है एक पोर्टल खोलते हैं जिसमें हम सभी कैंडिडेट से, एस्पिरेंट से को इनवाइट करते हैं कि अगर उनको अपने किसी प्रश्न पे कोई उनको डाउट है, क्लैरिफिकेशन है, कोई उनके इनपुट्स हैं, वो सब उस पर डालें। और हमें हजारों इस तरह के इनपुट्स आते हैं, अभी भी आते हैं। उन इनपुट्स के बेसिस पे जो यूपीएससी के आंसर्स बनाए गए होते हैं, और यहाँ पे मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हमारे जो क्वेश्चंस बनाने वाले एक्सपर्ट्स हैं और जो आंसर तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स हैं वो दोनों ही देश के टॉप एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं। मतलब सबसे वो एनोनिमस हैं जी, और लेकिन वो देश के सबसे ऊंचे स्तर के लोग हैं अपने फील्ड में, और उनके द्वारा जब आंसर बनता है तो बहुत संभावना है कि वो सही होगा। लेकिन उसके बाद जब ये इनपुट्स आते हैं कैंडिडेट्स के, वो इनपुट्स हम उन एक्सपर्ट से शेयर करते हैं। ओके। और वो अपने आंसर को रिव्यू करते हैं उन इनपुट्स के बेसिस पे, और अगर उसमें मतभेद पाते हैं तो वो एक बार फिर कोशिश करते हैं, फिर वो उस चीज़ को रिव्यू करते हैं और ज़रूरत होती है तो अपने आंसर को बदलते हैं, और उसको हम एक सेकंड पैनल से, सेकंड सेट ऑफ एक्सपर्ट से फर्दर रिव्यू कराते हैं। इस प्रक्रिया के बाद मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने आंसर, हम कोई मतलब वो एडमेंट नहीं रहते कि साहब हमारा यही आंसर है, यही रहेगा। जो लोगों के इनपुट्स आते हैं उसके बेसिस पे अगर जरूरत होती है तो आंसर रिव्यूज भी करते हैं, और इसके बाद हमारा आंसर शीट फाइनल होता है, और जिसके बाद हम जो है अपना आंसर की देते हैं। ये जो मुद्दा है कि साहब आप आंसर की एग्ज़ाम के बाद दीजिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये मुद्दा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, उसमें सब जुडिस है, और हमारी औपचारिक पोजीशन हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बता दी है, और मामला उनके विचाराधीन है। हमें आशा है कि जल्दी ही उस पर निर्णय होगा, और जो निर्णय होगा उसको हम पूरी तरह से लागू करेंगे। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक सवाल है, ओएमआर शीट को लेकर भी हमको मेल्स आई हुई हैं। मनोहर ने, सौरभ भद्रिचा ने भी इस बात को पूछा है कि यूपीएससी ओएमआर शीट की कॉपी क्यों नहीं शेयर करता? देखिए हम तो पूरा क्वेश्चन पेपर दे देते हैं उनको, और क्वेश्चन पेपर पे हर कैंडिडेट को मालूम है कि उसने क्या लिखा है। और बाय द वे अगर किसी कैंडिडेट को अपनी ओएमआर शीट चाहिए तो लोग अभी भी ले लेते हैं, उसको हम मना नहीं करते हैं। रिजल्ट के बाद वो ओएमआर शीट उनको मिल जाती है। ओके। हमारे पास मेल पर भी ये सवाल आया है, और लाइव भी बहुत सारे लोग इस सवाल को पूछ भी रहे हैं कि मेंस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना सर, इसको लेकर बहुत सवाल उठाया जा रहा है। यहाँ सूर्य कुमार, उषा कोरुपुला, प्रसाद पिल्ला, बहुत लोगों ने पूछा है पहले तो कि यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट की रेलिवेंसी क्या है, क्यों ही रखा गया है ऑप्शनल सब्जेक्ट, और क्या फ्यूचर में जैसे 2027 में कोई एग्जाम होगा, उषा पूछ रही है कि क्या हम ऑप्शनल को हटाने का सोच रहे हैं, और ऑप्शनल्स का यूपीएससी में क्या वेटेज है? तो वेटेज की बात करें तो जैसे अब आज की तारीख में हमारे पास जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया है, मेंस एग्ज़ाम की बात हो रही है, ऑप्शनल मेंस में आता है 4 जीएस के सब्जेक्ट हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, और ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं 1 और 2, और उसके बाद एक ऐसे पेपर होता है। ये 7 पेपर जिनके जो है मार्क्स टोटल में ऐड होते हैं, फाइनली एक इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होता है, सब मिला के मेरिट लिस्ट बनती है। तो जो ऑप्शंस है, ऑप्शनल पेपर्स हैं, वो 7 में से 2 ऑप्शनल पेपर्स के पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। तो रफली आप कह सकते हैं 2/7 है इसका वेटेज ओवरऑल मेरिट में। देखिए जो हम ऑप्शनल पेपर लेते हैं उस सब्जेक्ट में जो उस कैंडिडेट की चॉइस का सब्जेक्ट है, जनरल स्टडीज तो सबके लिए कॉमन हो गया, लेकिन आपका कोई एक प्रिय सब्जेक्ट है
जिसको आपको लगता है कि मेरी सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें हम उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो उसके मेरिट का एक बहुत बड़ा मापदंड है। Okay. ये बहुत अनिवार्य इसलिए भी है कि हम ये नहीं कहते कि साहब को आपको ए सब्जेक्ट में होना चाहिए या बी सब्जेक्ट में होना चाहिए, लेकिन जो आपके पसंद का सब्जेक्ट है उसमें अगर आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप कल दूसरे सब्जेक्ट में भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि यही काम जो है जब आप करियर में जाएंगे तो आपको नए नए सब्जेक्ट्स समझने पड़ेंगे, नए नए स्थिति में काम करना पड़ेगा, और वो अंडरस्टैंडिंग इससे हम टेस्ट कर पाते हैं। ओके, सो इसलिए ऑप्शनल्स रहेंगे और ऑप्शनल्स की महत्ता भी है। सर, हमको ईमेल्स पर वीडियो मैसेजेस भी आए हैं, एक सुन लेते हैं। झारखंड से एक सवाल पूछा जा रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम ऋषभ वत्स है और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देश के तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स को आपसे इंटरेक्ट करने का मौका दिया। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि सर, हमें अक्सर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने के बाद उसके आंसर की और कट ऑफ के बारे में पता नहीं चल पाता है और उसको आने में तकरीबन ऑफिशियली 1 साल का समय लगता है। तो सर, उससे हमें प्रॉब्लम ये होती है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने के बाद हमें अपनी गलतियों के बारे में पता नहीं चल पाता है और हमें ये नहीं पता चल पाता है कि हमें और कितना सुधार करने की जरूरत है। तो सर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो उसी समय इसकी प्रीलिम्स की कट ऑफ और आंसर की अगर अपलोड कर दी जाए तो हमारे लिए बहुत सही रहेगा। नाम क्या था इनका? क्या कहना चाहेंगे आप? ये ऋषभ है, ऋषभ जी, झारखंड से बोल रहे हैं। ऋषभ जी, देखिए, मैंने जैसे बताया कि अभी जो हम लोग की प्रक्रिया है उसमें आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि जिस भी प्रश्न में आपको जरा से भी शंका हो उसके बारे में आप जो है अपने इनपुट्स, अपने डाउट्स सब उस क्यूरेप पोर्टल के द्वारा यूपीएससी तक भेज सकते हैं और आपकी शंकाओं के बेसिस पे ही उनका फाइनल निर्णय होगा। दूसरी बात यह है कि अगले एग्जाम के आने के पहले आपको फाइनल रिजल्ट, फाइनल जो आंसर की होती है वो भी मिल जाती है, जो आपको अगले एग्जाम की तैयारी के लिए मदद करेगी। तो ये दोनों प्रक्रिया है। और तीसरा, मैंने जैसे अभी समझाया था कि अब ये पूरा का पूरा मसला जो है इस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है और जल्दी उसमें कोई निर्णय होगा और जैसा निर्णय होगा उसी हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इस समय हमारे पास प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक सवाल सागर भारद्वाज पूछ रहे हैं कि काइंडली क्लैरिफाई अबाउट द रूमर्स अबाउट द एज एंड अटेम्प्ट्स रिडक्शन इन यूपीएससी एग्जाम। मतलब ये बात भी महसूस की जा रही है कि शायद हो जाएगी एज रिडक्शन, लेकिन क्या कहीं ये एज रिडक्शन या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, क्योंकि ये लेकर भी बहुत सवाल आ रहे हैं हमें कि क्या एज में कोई रिलैक्सेशन हो सकती है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए एक ईमेल पर हमसे पूछा भी गया कि क्योंकि अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, तो उसमें पूछा गया कि एक वर्क के लिए अनलिमिटेड हैं, तो क्या उसमें भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए? लेट्स हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एज और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। कुछ कहते हैं इसको बढ़ाया जाना चाहिए, कुछ कहते हैं इसको घटाया जाना चाहिए। आज की स्थिति आपको मालूम है, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 32 इयर्स मैक्सिमम है। ये 2014 में बढ़ाई गई थी। जब मैंने दिया था तब 26 साल होती थी। अच्छा, तो ये बढ़ाई गई है। उसी तरह से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इनको भी बढ़ाया गया है। इस समय 6 अटेम्प्ट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलते हैं, पहले ज़माने में 3 अटेम्प्ट्स होते थे, तो ये बढ़ा दिए गए हैं सब। और ओबीसी के लिए आज एज की लिमिट 35 इयर्स है और अटेम्प्ट्स 9 हैं। और SC ST के लिए 37 साल तक की उम्र है और उनके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। और डेजिग्नेटेड डिसेबिलिटी वाले, फिजिकली डेजिग्नेटेड डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स के लिए जो है 10 साल और एडिशनल रिलैक्सेशन है। ये आज का फ्रेमवर्क है। इसमें कोई परिवर्तन करने का कोई प्रपोजल हमारे सामने नहीं है और या हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत समय में धीरे जो करते करते एक स्टेबल सिचुएशन में पहुंची हैं। आज की सोशल सिचुएशन को देखते हुए लोग कुछ कहते हैं कम करें, कुछ कहते हैं ज़्यादा करें। ये लोगों के अपने इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से व्यूज़ आते रहेंगे, लेकिन एक बैलेंस्ड राउंडेड व्यू लेके इस सिचुएशन पे हम पहुंचे हैं और इसी पे हम लोग अभी चल रहे हैं। तो अभी एज लिमिट या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स
में कोई प्रपोजल ऐसा अंडर कंसिडरेशन नहीं है, तो ऐसा कोई र्यूमर भी है तो उस पर विश्वास ना किया जाए। एक सवाल हमें मेल्स पर आया है, मुकेश कुमार और मयंक रावत ने ये बात पूछी है, क्योंकि ये आपने हालांकि मुद्दा टच किया था जब आपने अपना रिमार्क दिया था, ओपनिंग रिमार्क, लेकिन उसमें ये कह रहे हैं कि अर्बन वर्सेस रूरल बायस, शहरी, ये बात ये एक जनरल एक धारणा है कि जो शहरी छात्र होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको शायद ज़्यादा फायदा हो जाता है रादर दैन जो ग्रामीण क्षेत्र के एस्पिरेंट्स हैं वो शायद नुकसान में रहते हैं। शिक्षा की बात करें, भाषा की बात करें, तमाम अन्य चीज़ों की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी यही पूछ रहे हैं कि क्या ये बात सही है। और इसके साथ इन्होंने कोचिंग को भी जोड़ा है कि क्योंकि जो अर्बन कैंडिडेट्स होते हैं उनको ज़्यादा बेहतर कोचिंग को दे आर एबल टू एक्सेस इट ऑल्सो, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं वो शायद कमज़ोर रह जाते हैं इन पहलुओं पर। आप क्या कहेंगे? बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है और ये यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम हमारे लिए बहुत महत्ता देते हैं इस बात को, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबको बराबर अवसर मिले और किसी को भी ऐसा ना हो कि कोई रूरल बैकग्राउंड का है तो वो डिसएडवांटेज में आ जाए। और मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी कैंडिडेट की किसी भी तरह की मतलब आंसर शीट में या कोई भी तरह का आइडेंटिटी उसको डिस्क्लोज नहीं करती कि वो कैंडिडेट कहाँ से है। तो जब उसका इवैल्यूएशन होता है बिल्कुल एक न्यूट्रल ढंग से होता है। इसी वजह से मैंने पहले भी बताया कि इस समय हमारे पिछले कुछ दशकों में टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से आने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बहुत बढ़ी है। रूरल एरिया से आने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बहुत बढ़ी है। आज की तारीख में 80 to 90% कैंडिडेट्स टियर 2 टियर 3 सिटीज़ या गाँव प्रदेश से आ रहे हैं। और जब रिजल्ट निकलता है तो आप अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी स्टोरीज निकल के आती हैं जो लोग थोड़े डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में पढ़ के उन्होंने यूपीएससी में उत्तीर्ण हुए और उन्होंने अच्छे से किया जी। लेकिन आपने जो दूसरा मुद्दा उठाया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो था कोचिंग का जी। और एक कोचिंग का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये हम मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि यूपीएससी में सक्सेस के लिए कोचिंग अनिवार्य नहीं है। आप अगर उसका सिलेबस इस तरह का है कि आप खुद से पढ़ाई करें तो आप जो है यूपीएससी में उत्तीर्ण हो सकते हैं। और लेकिन कोचिंग के लिए ये एक मुद्दा केवल यूपीएससी का नहीं, सभी कॉम्पिटिशन में हम देख रहे हैं, जेई में, नीट में, सभी में हो रहे हैं। और ये एक लार्जर इशू इसलिए है क्योंकि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि एक किसी तरह से डेफिशिएंसी को दर्शाता है। और हमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसने इस मुद्दे को एड्रेस करने की कोशिश की है। इस पर काम शुरू हो गया है और मुझे लगता है और बहुत काम करने की ज़रूरत है। अंत में कहना चाहूँगा कि अगर कोई मेरे से कोई उदाहरण लेना चाहता है तो मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, तो ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग हर साल, मेरा उदाहरण भी ना लीजिए, हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना कोचिंग के यूपीएससी में सक्सेसफुल रहते हैं, उनका उदाहरण लीजिए। तो इसलिए कोचिंग अनिवार्य नहीं है, मेरा एक मानना है। अच्छा, और ऐसे में बहुत सारे लोगों के जहन में अब बहुत सारे सवाल उठेंगे कि अच्छा अगर कोचिंग ज़रूरी नहीं है तो फिर गाइड कौन करेगा। हम देखते हैं ना बहुत सारे टॉपर्स होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे होते हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे होते हैं जो इन्हीं टॉपर्स को रोप इन करते हैं, तो एक कमर्शियल एंगल इसमें फिर आ जाता है। बट एज यू सेइंग कोचिंग इज़ नॉट नीडेड, बट हाँ आप तैयारी जो कर रहे हैं उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म एक्स से ही क्वेश्चन लेते हैं जिसमें राजेश कासवान ये बात पूछ रहे हैं सर कि डू यू एक्सपेक्ट एनी रिफॉर्म्स इन यूपीएससी इन द कमिंग इयर्स। बिल्कुल, देखिए समय चलमान है, समय के साथ सबको चलना चाहिए और यूपीएससी भी समय के साथ चलेगा, इसलिए रिफॉर्म्स तो जरूरत पड़ेगी। जो चीज़ें, देखिए मैंने पहले भी कहा था, आपकी जनरेशन तो डिजिटल जनरेशन है, हमारी जनरेशन से बहुत अंतर है, तो आपके साथ चलना होगा तो हमें भी डिजिटल बनना पड़ेगा। तो जो है और हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को कई तरह से अपना रहे हैं। अभी आपने हाल में देखा यूपीएससी ने अपना एक नया पोर्टल शुरू किया है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं जो पहले नहीं थी और इसमें सुविधाएं बढ़ेंगी। आधार को हमने इंटीग्रेट किया है ताकि इम्पर्सोनेशन को रोका जा सके। हमने एग्जामिनेशन सेंटर की एंट्री में फेस ऑथराइजेशन शुरू किया है। आने वाले समय में हम अपने पोर्टल में, क्योंकि कई बार प्रश्न उठता है कि जो सर्टिफिकेट आते हैं ये
अथॉरिटी ने इशू किए हैं कि नहीं, इशूइंग अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट, जो भी इशूइंग अथॉरिटी है, तो उनको डिजी लॉकर के माध्यम से हम लेने का काम हमने शुरू करने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम डिजी लॉकर से इनको कलेक्ट करेंगे ताकि जो है इनकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे। लेकिन एक बहुत बड़ा शुरुआत हमने की है जो हाल में काफ़ी चर्चा में भी रही, वो है प्रतिभा सेतु के बारे में। जी, मैं ये सवाल जरूर लूंगी, कुछ लोगों ने पूछा है मेल पर ये सवाल। ये बहुत मेरे को बहुत लगता बड़ी है, पहल, बहुत इनोवेटिव पहल कह सकते हैं इसको। क्योंकि देखिए क्या है कि अभी तक तो जो यूपीएससी का अपना मैंडेट है कि जो सब मेरिट में आते हैं उनको सिविल सर्विसेज के लिए रिकमेंड करना, वो तो हम काम बखूबी कर ही रहे हैं। लेकिन जो लोग लिस्ट के नीचे रह जाते हैं वो किसी भी तरीके से कम नहीं है, वो भी उतने ही होनहार हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। हो सकता है कोई एक आध नंबर की वजह से आगे पीछे हो गया हो। बिल्कुल। और इसलिए हमने पब्लिक सेतु पोर्टल में जो पहले पब्लिक डिस्क्लोजर सिस्टम के नाम से जाना जाता था, उसमें ये किया कि जो लोग इंटरव्यू स्टेज पे पहुंच गए उनकी और उनके कंसेंट लेके उनको हमने इस पोर्टल पर डाल दिया। और पब्लिक अथॉरिटीज और प्राइवेट अथॉरिटीज से कहा कि अगर आपको होनहार बच्चे चाहिए जो यूपीएससी में इतनी कठिन परीक्षा में इतने आगे तक आए हैं और सिर्फ एक आध मार्क्स से पीछे रह गए हैं, तो आप उनको पिकअप कर सकते हैं। प्रतिभा सेतु पोर्टल के लॉन्च होने के बाद इसमें बहुत इंटरेस्ट लोगों ने लिया है, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने भी और प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने भी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अब जो कैंडिडेट्स सिविल सर्विस लिस्ट में मेरिट में नहीं आते उनके लिए भी अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाने का प्रतिभा सेतु पोर्टल के द्वारा। और ये एक नया रास्ता खुला है जिससे जितने मतलब एनेक्डोटली मैं कह सकता हूँ, ये मेरे पास आंकड़े तो नहीं है, कि लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो प्रतिभा सेतु पे थे उनको कहीं ना कहीं से ऑफर आया है या वो कंसिडरेशन में आ गए हैं, जो ये दिखाता है कि प्रतिभा सेतु एक बहुत सफल पहल के तौर पर सामने भी आ रहा है। अभी आपने वो जो इनिशिएटिव्स की बात की कि रिफॉर्म्स क्या करने जा रहा है यूपीएससी, उसमें आपने कई बिंदुओं को छुआ। उसी से जुड़ा हुआ ईमेल्स हमारे पास आई हैं। अमित कुमार ने भी ईमेल भेजी है, महेंद्र कुमार बिक्कड़ ने भी ईमेल भेजी है, जिसमें वो पूजा खेड़कर का मामला उठा रहे हैं। और ये मामला वो मामला है जिसको लेकर आपने जो बताए हैं स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वो जो चीटिंग की बात है या झूठे सर्टिफिकेट्स देकर लोग काम करने की कोशिश करते हैं, इन सब के ऊपर काबू पाएगा। लेकिन इनका ये भी सवाल है कि क्या एक्शन लिया जाता है इस तरह के लोगों के खिलाफ, पूजा खेड़कर जैसे लोगों के खिलाफ जो चीटिंग करके अपने रास्ता बनाने का प्रयास करते हैं। ममता जी, इस विषय पे हम लोग बहुत क्लियर हैं। वी हैव एब्सोल्युटली जीरो टॉलरेंस टू चीटिंग। किसी तरह की चीटिंग हो, चाहे एग्जाम में आप नकल करते पकड़े जाएं, चाहे आप फेक सर्टिफिकेट दें, कोई आप डेट ऑफ बर्थ का मैनिपुलेशन करें, किसी भी तरह की चीटिंग में अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपके खिलाफ रूल्स के तहत, लॉ के तहत स्ट्रिक्टेस्ट कार्रवाई होगी। यूपीएससी ऐसे कैंडिडेट्स को कम से कम 3 साल के लिए सस्पेंड कर देता है, वो किसी यूपीएससी परीक्षा में बैठ सकते। अगर कोई क्रिमिनल चीटिंग होती है तो उसमें क्रिमिनल एफआईआर होती है, उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होती है। और आप देख रहे हैं जो है पूजा खेड़कर के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा काम करता है उनके खिलाफ स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन विल बी टेकन एज पर रूल्स। और दूसरी चीज़ हम जो कर रहे हैं, अब हम टेक्नोलॉजी का और ज़्यादा उपयोग करेंगे इसकी। लोगों को अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो पकड़े जाने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। मेरा बहुत विनीतपूर्ण आप सबसे अनुरोध है कि कृपया इस तरफ देखे भी नहीं। ये जो है आप लोगों को एक अंधेरे गड्ढे की तरफ ले जाता है, और ये इस तरफ जाके किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। जी, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक सवाल अंशु पटेल पूछ रहे हैं, Why doesn't UPSC have grievance redressal mechanisms that actually respond to candidates' complaints in time? मतलब हमें अगर शिकायत करनी है तो कोई शिकायत करने का एक व्यवस्था होनी चाहिए जिस पर हम शिकायत कर सकें। यूपीएससी में ही एक होनी चाहिए। इसी से मैं जोड़ूंगी क्योंकि मेल पर एक सवाल ये भी आया हुआ था कि ये जो हेल्प डेस्क यूपीएससी का काम करता है, इस हेल्प डेस्क से कोई सहायता नहीं मिल पाती है और इसमें भी सुधार की गुंजाइश है। ये दोनों पहलू पर हम चाहेंगे कि आप जवाब दें। ये मुझे भी, मेरे भी संज्ञान में लाया गया और मैं समझता हूँ इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। देखिए, ये जो डायलॉग का प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं, ये हम यूपीएससी की तरफ से पहल है कि हम और ज़्यादा
अपने एस्पिरेंट्स के कैंडिडेट्स के पास आ सकें, उनसे जुड़ सकें, उनके साथ और ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से संवाद कर सकें। हमने अभी हाल में अपना लिंक्डइन पोर्टल शुरू किया जिससे कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन और ज़्यादा सहज तरीके से लोगों तक पहुंच सके। आज की तारीख में हमने जो हमारा प्रोसेस है, कस्टमर हेल्प डेस्क थी हमारे यहाँ, लेकिन ये कस्टमर हेल्प डेस्क केवल जब एप्लीकेशन पीरियड होता था, जिस दौरान में लोग एप्लीकेशन दे सकते थे, या एग्जामिनेशन पीरियड होता उसी दौरान चलती थी। हमने निर्णय किया है कि इसको हम 12 महीने चलाएंगे थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट द ईयर। तो किसी भी समय, हाँ, किसी भी समय आप इस कस्टमर हेल्प डेस्क से मदद ले सकते हैं और ये बहुत जल्दी शुरू होगा, इस पे कार्रवाई शुरू हो गई है जी। चलिए एक और वीडियो मैसेज हमारे पास आया है, वो भी सुन लेते हैं। मेरा नाम तनुष्का भदौरिया है और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। सर, आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे और यूपीएससी भी आपने दिया था, तो आपकी जर्नी कैसी रही और आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या है? थैंक यू। ये आपके लिए कह सकते हैं एक तरह का निजी सवाल है, लेकिन ये बात सही है कि अब आप जबकि इतने बड़े ओहदे पर हैं, आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं सर। आपका बैकग्राउंड भी देखते हैं तो आपने सोचिए, आपने पहले आईआईटी किया, उसके बाद आपने इकोनॉमिक्स में, फिर मैनेजमेंट, और उसके बाद जाकर आपने आईएएस क्लियर किया, और इतने सारे महत्वपूर्ण पहल जो सरकार के तहत हुई हैं उनके पीछे आपकी ताकत, आपका अनुभव रहा है। इसीलिए ये सवाल बहुत लाजमी है। क्या कहेंगे? नाम क्या था? इनका नाम था तनुष्का। तनुष्का जी, पहले तो सबसे पहले आपकी जो तैयारी चल रही है यूपीएससी के लिए, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से तैयारी करिए, बहुत आपका रिजल्ट शुभ रहे। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे में, आपके में और मेरे में कोई बहुत अंतर नहीं है। जैसे आपकी तैयारी चल रही थी, एक टाइम पे मैं भी ऐसे ही तैयारी कर रहा था। जैसा ममता जी ने कहा, मैंने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग बीटेक किया था, और उस समय ये बहुत प्रचलन था कि बीटेक करने के बाद खासतौर कानपुर से लोग यूएसए चले जाते थे, क्योंकि यूएसए में बड़ा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दिखते थे। तो मेरे बहुत सारे बैचमेट्स यूएसए चले गए थे, लेकिन मुझे उस समय लगा कि मुझे यूएसए नहीं जाना है, मुझे देश में ही रहना है और देश में रह के यहीं पे देश की सेवा करनी है। इस बारे में मेरा बहुत क्लियर मन था, तो मैंने कभी किसी भी यूएस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं किया, और मैंने तैयारी की, आईएएस भी दिया, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी दिया इंजीनियर होने के नाते, और मैं समझता हूँ मैं लकी रहा कि दोनों में पास हो गया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए उस समय इतना कंपटीशन इंटेंस नहीं होता था, तो हम लोग के टाइम में, आज जो है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की संख्या 10 से 15 गुनी बढ़ गई है, तो कंपटीशन और टफ हो गया है, ये सच्चाई है। लेकिन मेरे कुछ सुझाव हैं तनुष्का जी, अगर आपको ठीक लगे, जो मैंने अपने केवल यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए नहीं, अपने आगे के जीवन में भी हमेशा अपने आप को अपने सामने रखे हैं। पहली चीज़ ये है कि हमेशा क्यूरियस रहिए, सिर्फ रट्टा मत लगाइए, ये समझिए कि कोई भी चीज़ क्यों है और कैसे है, और गलत लगे तो उसको फिर बदलने की कोशिश करिए, वो जब आप सर्विस में आ जाते हैं तब करते हैं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि आप कंसिस्टेंसी रखिए। मतलब मैंने कभी ये नहीं माना कि पिछले आखिरी एक हफ्ते में मैं 18 घंटे 20 घंटे पढ़ाई कर लूँगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा करिए, नियमित रूप से करिए, और जब एग्ज़ाम आएंगे तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। अपने गोल में फोकस में, अगर मुझे यूपीएससी करना है तो मुझे यूपीएससी करना है, ये नहीं कि कल किसी ने कह दिया एमबीए कर लीजिए आप। तो अपना जो भी आप गोल बनाएं, कुछ ही गोल बनाइए, उस पर फोकस रखिए, दूसरे डिस्ट्रैक्शंस को आने ना दीजिए कि उस गोल से आप विचलित हो जाएं। जी, बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं आपने। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो ज़िंदगी के टिप है, मैं यूपीएससी के लिए नहीं कहूँगा, जो मेरे को लगता है मेरे लिए बहुत मदद की है जिसने, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। हमें ज़िंदगी में फेलियर्स तो होंगे ही होंगे, कठिनाइयाँ आएंगी आएंगी, सेल्फ डाउट होगा ही होगा। उस समय पे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट से इस अपने आप को डीमोटिवेट होने से बचाना चाहिए। और अंत में एक और बात कहूँगा जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, शायद स्टूडेंट्स के तौर पे भी और बाद में भी ज़िंदगी में भी, वो है टाइम मैनेजमेंट। हमें लगता है कि समय नहीं है, बहुत समय है, आप मैनेज करके तो देखिए उस समय को, समय ही समय है, बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे।
तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे मुझे अपने ज़िंदगी में अमल करके बहुत फ़ायदा हुआ, और यूपीएससी में मैं समझता हूँ आप लोगों को भी शायद फ़ायदा हो सकता है। मेरे को लगता है हर किसी को अपने लाइफ में हर क्षेत्र में, नॉट ओनली यूपीएससी, हर क्षेत्र में इन टिप्स को अगर अपनाएंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो एक बार नहीं हुआ तो अगली अटैम्प्ट देते हैं, उससे अगली अटैम्प्ट देते हैं। मुझे लगता है जो पॉजिटिविटी की आप बात कर रहे हैं ना, इसे बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक सवाल आ रहा है, वो भी ले लेते हैं। केतन पूछ रहे हैं कि यूपीएससी क्या ये जो मेन की वैल्यूएशन होती है, मेंस की, ये मेल पर भी सवाल आए हुए हैं कि इसमें जो वेरिएशंस होते हैं इसको आप कैसे कम कर सकते हैं? और एग्जैक्ट मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो हाउ डज यूपीएससी रिड्यूस वेरिएशंस इन मेंस इवैल्यूएशन एंड इंटरव्यू अक्रॉस एग्जामिनर्स और बोर्ड्स? कितने सारे बोर्ड्स के बच्चे आते हैं, एग्जाम्स देते हैं, लेकिन ऑप्शनल्स के ऊपर भी बात करें, जो पहले हमने लिया है सवाल कि क्या इसको हटाने का कोई प्रयास है, लेकिन मेंस की वैल्यूएशन को लेकर बहुत सवाल आ रहे हैं हमें, और बहुत मेरे को लगता है लाजमी सवाल है, लॉजिकल है लोगों का पूछना, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक अनूठी प्रक्रिया है जहाँ पे हम हर तरह के बैकग्राउंड से कहने का मतलब है सब्जेक्ट्स जिसके डिफरेंट अलग अलग डिसिप्लिन के बच्चे हैं उनको हम लेते हैं और उनको एक सिंगल मेरिट लिस्ट में रिड्यूस करते हैं। 48 सब्जेक्ट हैं हमारे और 23 भाषाएं हैं। इन सब के बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं तो नेचुरली उनका अलग अलग तरह से आंकलन होता है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा हर सब्जेक्ट के टॉप एक्सपर्ट्स हमने शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं, वो सब एनोनिमस हैं, किसी को नहीं पता चलेगा, और वो खुद भी पता होता है क्या? मुझे भी नहीं पता होता है, मुझे भी नहीं पता होता कि कौन इवैल्यूएटर है। अच्छा। और जो है वो इवैल्यूएटर कभी बताते भी नहीं कि हम इवैल्यूएट करते हैं, लेकिन वो टॉप के इवैल्यूएटर्स हैं। वो सबसे पहले जो किसी भी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट को ले रहा हूँ, उसकी एक तरह से कुंजी बनती है, आंसर की क्या क्या पॉइंट्स हमें बनाने हैं, उसको बनाने की भी प्रक्रिया है। 2-3 लेवल के एक्सपर्ट्स उस कुंजी को वेट करके फाइनल करते हैं कि ये कुंजी है जो हर इवैल्यूएटर के पास रहती है कि अब आप आंसर को इस कुंजी के तहत जांच करिए। तो एक पहले फर्स्ट लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद जब इवैल्यूएटर चेक करता है उसके ऊपर 2 लेवल के रिव्यूज़ हैं जो उनके इवैल्यूएशन को चेक करता है कि क्या वो सभी कॉपियों को एक समान मापदंड से देख रहे हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो यू हैव टू इंश्योर कि उनमें एक यूनिफॉर्मिटी रहे। और जो हाईएस्ट लेवल के इवैल्यूएशन पे इन सबको एक सब्जेक्ट के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक यूनिफॉर्म बेंचमार्क में ले आया जाता है। ये तो हो गया विद इन अ सब्जेक्ट, यू इंश्योर दैट एवरीवन इज ग्रेडेड ऑन द सेम लेवल। दूसरा मुद्दा है कि अब ये तो आपने मान लीजिए हिस्ट्री में है आपका हो गया, आप इंजीनियरिंग में हैं, आप मैथ्स में हैं, आपका अलग अलग इवैल्यूएशन हो गया, सब एक ही लेवल पे एडजज हो गए। उसके बाद जब इन सब की लिस्ट कंपेयर करेंगे तो आप हिस्ट्री में हो सकता है लोगों के कम नंबर हों या किसी दूसरे सब्जेक्ट में कम हो, तीसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा हो। इसके लिए एक मॉडरेशन प्रोसेस लगाया जाता है और ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन एंड एक्सेप्टेड, टाइम टेस्टेड और रोबस्ट तरीका है जो आज से नहीं सदियों से, मतलब दशकों से चला आ रहा है, जो जिसके तहत डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स डिफरेंट बच्चों के आते हैं उनके एवरेज को देख के उसको एक मॉडरेट किया जाता है। एवरेज, केवल एवरेज नहीं देखते, उसमें और भी स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला लगाया जाता है। इस बारे में किसी को मॉडरेशन के बारे में बहुत सारे रिव्यूज़ हुए हैं, लोगों ने इसको देखा है, समझा है और जांचा है कि इससे बेहतर तरीका शायद नहीं लगाया जा सकता इस स्केल के ऑपरेशंस के लिए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे अपनी अप्रूवल की स्टैंप लगा रखी है। तो ये एक वेल एक्सेप्टेड, टाइम टेस्टेड, रोबस्ट तरीका है जिसमें मॉडरेशन होता है और इसके हिसाब से सारे नंबर, तो आपको हो सकता है कुछ एक सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स आए हों और दूसरे कैंडिडेट दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स आए, मॉडरेशन के बाद उनको एक सिंगल मेरिट लिस्ट में ले आया जाता है। अच्छा, मेल पर एक सवाल आया हुआ है, उद्यत शर्मा ने मेल भेजी है। ये पूछ रहे हैं कि इन द पास्ट, पहले ये हो चुका है कि सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के पेपर की बात करें कि यहाँ पर कई क्वेश्चन है जो ड्रॉप कर दिए जाते हैं। ये पूछ रहे हैं कि एक तो ऐसा होता क्यों है और ऐसा ना हो इसके लिए भी आप क्या कोई कदम उठा रहे हैं? तो इसको भी मैं समझा दूं कि ये क्या हमारी प्रक्रिया क्या है और ये क्यों होता है। तो मैंने जैसे कहा कि हमारा जो पेपर सेटिंग है ये बहुत ही इलेबोरेट एक्सरसाइज है और इसमें देश के चुनिंदा एक्सपर्ट्स, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। ये हमारे कोई ऑफिसर्स नहीं बनाते, क्योंकि ये क्वेश्चंस उस लेवल के होते हैं कि शायद हमारे ऑफिसर्स बनाना शायद उचित भी ना हो।
उन क्वेश्चंस के आंसर्स एक दूसरे सेट ऑफ एक्सपर्ट्स, तो जो क्वेश्चन बनाता है वो आंसर भी देता है, उनको दूसरे सेट ऑफ एक्सपर्ट्स वेरीफाई करते हैं कि ये आंसर्स ठीक हैं, और उसके बाद उन क्वेश्चंस को पेपर के अंदर डाला जाता है। इन सब के मल्टीपल लेवल चेक्स के बावजूद ही कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रश्नों में जब प्रश्न आता है, और जैसे मैंने कहा क्यूरेप में लोग अपने विचार डालते हैं, तो बाद में पता चलता है कि जो एग्जामिनेशन का पेपर सेटर था उसने जिस पहलू से उस प्रश्न को बनाया था उससे दूसरा भी एक पहलू है। और हमें यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, आज की तारीख में द फ्रंटियर ऑफ नॉलेज इज एक्सपैंडिंग वेरी फास्ट। नॉलेज लगातार, जो हमारी साइंस की बुक में 2015 में लिखा हुआ था उसके आगे कुछ चीज़ें और डिटेल में आ गई हैं। हो सकता है उन्होंने 2015 के हिसाब से बनाया, 2025 में जो हुआ वो शायद उनको ना मालूम हो, जिसकी वजह से, तो अगर उसका दूसरा पहलू हो सकता है, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन लगते हैं, ऐसा कुछ आता है, तो हम इसको ओरिजिनल इवैल्यूएटर द्वारा भी चेक करवाते हैं और सेपरेट टीम ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा उन प्रश्नों को रिव्यू करवाते हैं। और जब इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाँ भाई इसके दो इंटरप्रिटेशन हैं, और ऐसा बहुत रेयरली होता है। अच्छा। मतलब जैसे इस साल तो एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ, एक साल ऐसा था कि 2% ड्रॉप हुए थे, पर रेयरली कभी ऐसा होता है जब दो इंटरप्रिटेशन होते हैं तब उनमें से किसी भी इंटरप्रिटेशन को लेने में दूसरे इंटरप्रिटेशन जिन स्टूडेंट से लिया उनके साथ जो है अन्याय हो जाएगा। तो उस समय उन प्रश्नों को हटा देते हैं, और हटाने का मतलब क्या है, मान लीजिए 100 प्रश्न थे, उसमें से एक प्रश्न को हटा दिया तो 99 प्रश्न माना जाएगा कि सबके मार्किंग 99 पे होती है, सब उस 99 के लेवल प्लेइंग फील्ड पे हैं। तो यानी ये प्रयास होता है कि उस क्वेश्चन को ही हटा दिया जाए ताकि सभी को एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए समान हो जाती है, तो आपको 99 में से ही सभी को मार्क्स मिलते हैं, और तो उसके बेस पे मेरिट मिलेगी, नहीं किसी का नुकसान नहीं जी। एक और हमारे पास वीडियो मैसेज आया हुआ है ईमेल पर, सर आपको वो भी सुनाना चाहेंगे। हेलो सर, मेरा नाम गरिमा सिंह है, और सर मेरा आपसे यह सवाल है कि आपने एक यूपीएससी एस्पिरेंट से लेकर यूपीएससी चेयरमैन तक के सफ़र को कंप्लीट किया है, और अगर आज के टाइम में आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं तो इस एग्ज़ाम को लेकर आपकी क्या अप्रोचेज होती या फिर आपकी क्या स्ट्रेटजीज होती? ये सर आपसे की मांगना चाहते हैं कि भाई इस एग्जाम की आप बताइए। वैसे ये बहुत वाजिब सा सवाल है, आपने वैसे भी बताया कि आपके वक्त पे पेपर अलग तरीके का होता था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी अलग होती थी, लेकिन हाँ, अगर आज एक मेल पर ये सवाल आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, जिसमें लेडी पूछ रही थी कि अगर आज आपको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को तैयार करवाना हो IAS के एग्जाम के लिए तो भी आप क्या टिप देंगे? देखिए, मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। मैंने तो उसी में विश्वास रखा है हमेशा, किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, और मानता हूँ कि आज भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खुद से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। कड़ी मेहनत और अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और ये भी याद रखिए कि जो है, मतलब मुझे याद है जब हम लोग तैयारी करते थे तो घंटों, मतलब हम लोग काउंट करते थे कितने घंटे आज पढ़ाई की, तो यू हैव टू स्पेंड आवर्स, इट्स अ लॉन्ग आवर्स ऑफ प्रिपरेशन। उसके दौरान कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरी तो तैयारी पूरी नहीं है, हर बार लगता है सर एग्जाम से पहले तो जो है डाउट आता है। कई बार आपको टेस्ट पेपर ट्राई करते हैं, पता चलता है मेरे तो यार उसमें नंबर ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाया, फेलियर की फीलिंग होती है। लेकिन ये ही ऐसे मोमेंट में आपको सेल्फ बिलीफ बना के रखना है अपने ऊपर, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। ये सबके साथ होता है, ये ना सोचिए कि मैं ही ऐसा हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। दिस इज समथिंग विच एवरीवन इज फेसिंग इन देयर ओन एफर्ट्स। तो अगर आप उस समय अपना सेल्फ बिलीफ बना के, मैं तो दौड़ने में विश्वास करता हूँ, मैं रन करता हूँ, तो जब आप रन करते हैं तो आपको लगता है कि बस अगला कदम, अब जब लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं तो थक जाते हैं, तो उस समय यही सोचना है कि मुझे एक और कदम लेना है। यू शुड कंटिन्यूसली कीप ट्राइंग टू टेक वन मोर स्टेप एट अ टाइम, डोंट गिव अप। और बाकी तो मैंने बताए कुछ मेरे जो मूल मंत्र हैं कि हमेशा वाई पूछिए, क्यों, ये ना सोचिए कि जो है जो लिखा हुआ है वो सही है, यही आप उसका वाई का अंतर ढूंढिए, रोज मेहनत करिए, फोकस बना के रखिए, टाइम मैनेजमेंट करिए। मेरे को लगता है इन्हीं सब चीज़ों से आप जो है डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी सर, अधिकतर ऐसे पहलू हैं, ऐसे सवाल हैं जो हम आंसर आप दे चुके हैं, क्योंकि वही रेपिटेटिव क्वेश्चंस आ भी रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो दिया जा रहा है प्लेटफॉर्म एक्स पर, शाश्वती भी से पूछ रही हैं कि क्या किसी कैंडिडेट की बैकग्राउंड यूपीएससी के इंटरव्यू में मायने रखती है?
बिल्कुल नहीं शाश्वती, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि किसी भी कैंडिडेट की बैकग्राउंड का कोई भी बिल्कुल भी असर नहीं होता है। इंटरव्यू में जो हमारे एडवाइज़र्स होते हैं सारे बहुत सीनियर लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, फील्ड में उन्होंने बहुत काम किया होता है और वो इस बात को पूरी तरह समझते हैं। पूरे अपने सर्विस काल में उन्होंने इस बात को निभाया होता है कि वो किसी कैंडिडेट के बैकग्राउंड की वजह से उन पे असर ना आए। लेकिन देखिए, ये तो बात हुई एक क्वालिटेटिव, मैं आपको क्वांटिटेटिव चीज़ बताता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा वैसे भी कई बार आया है सामने। तो इसका डेटा मैंने चेक करवाया और मैंने देखा है कि किसी भी वर्ग के ऑन एन एवरेज मार्क्स जो है, ऐसा नहीं लगता कि उसके थ्योरी मार्क्स में और इंटरव्यू मार्क्स में कोई अंतर है। मतलब प्रोपोर्शनली वो करीब करीब बिल्कुल बराबर से ही हैं। तो विच शोज कि अगर आपके थ्योरी में परफॉर्मेंस अच्छा है तो इंटरव्यू में भी मोर और लेस ऑन एन एवरेज वैसा ही चल रहा है। तो ऐसा कोई बायस है ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन इस चीज़ पे हम लोग हमेशा सतर्क रहते हैं कि इस चीज़ का किसी भी अगर हल्का सा भी हमें ऐसा फीलिंग होगा कि इसकी वजह से किसी को डिसएडवांटेज हो रहा है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जी, ईमेल पर भी जो सवाल आए हैं हम बीच बीच में उठा ही रहे हैं। यहाँ पे चंद्रशेखर, स्मृति और शुभ्रा रॉय, इन सब ने एक सवाल जो पूछा है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को लेकर पूछा है। जीसैट को लेकर आपने एक एग्जाम्पल दिया था, इसका आंसर दिया था, लेकिन ये स्पेशली इंजीनियरिंग को लेकर जैसे चंद्रशेखर बोल रहे हैं कि जिनके मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम्स के इंजीनियरिंग से आते हैं ये लोग, क्या इन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है? और स्मृति तो एक कदम आगे बढ़कर पूछ रही हैं कि इन बैकग्राउंड के स्ट्रीम्स को क्या रिजल्ट डिसाइड करते हुए इनको क्या कंसीडर भी किया जाता है? मतलब ये वही मैंने कहा एक आम अवधारणा बनी हुई है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को शायद प्रायोरिटी मिलती है। तो मैं एक यूपीएससी सीक्रेट आपको बताऊंगा। पहली चीज़ तो मैं प्रिंसिपल की बात करता हूँ। यूपीएससी टोटली न्यूट्रल है। यूपीएससी बिल्कुल किसी भी डिसिप्लिन को प्रेफरेंस या नॉन प्रेफरेंस नहीं देता। जो सीक्रेट की बात मैं बताता हूँ, ये जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वालिफाई कर रहे हैं उसमें अधिकांश ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में क्वालिफाई कर रहे हैं। और मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। इंजीनियरिंग के ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के साथ क्वालिफाई कर रहे हैं, साथ क्वालिफाई कर रहे हैं। और आप ये बात भी ध्यान में रखिए, मैंने जैसे पहले कहा, जब कोई आंसर कॉपी इवैल्यूएशन के लिए जाती है उस पर कैंडिडेट के कोई भी डिटेल नहीं होता, वो कॉपी एनोनिमस है टोटली। इवैल्यूएटर को नहीं पता कि इंजीनियर की है कि किसकी है। उसके बाद तो कॉपी आती है, वो इवैल्यूएट करता है, नंबर दे देता है। तो अगर अधिकांश जो इंजीनियर्स हैं, अधिकांश भी और बड़ा मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ इंजीनियर जो आ रहे हैं वो नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं। ये इसका एक पहलू है। तो इसलिए हमें तो, हमारे लिए तो सभी बराबर हैं। जो भी कॉपी आती है उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन होता है और उसी के बेसिस पे नंबर मिलते हैं। बिल्कुल ठीक बात। यानी कि ये बात सबको समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो शायद ह्यूमैनिटीज़ के हों और कहीं जहन में ये बात हो कि इंजीनियरिंग वालों को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, वो आपकी भी मानसिकता को प्रभावित करता है। तो इस तरह के संदेह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। चलिए एक सोशल मीडिया से क्वेश्चन उठाते हैं। ये कह रहे हैं, आइकन नाम है इनका, कैन वी कंटिन्यू विद सच इंटरेक्शंस एनुअली? वैसे ये मेरा आखिरी सवाल मैं चाह रही थी पूछना, क्योंकि हम मानते हैं हम शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। एक बड़ी पहल आपने उठाई है सर, ये की है, लेकिन क्या ये पहली और आखिरी बार होने वाला है या ऐसे सेशन हमारे होते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल होते रहने चाहिए समय समय पे, जब भी ज़रूरत होगी। जब भी देखिए, सबसे अच्छा माध्यम है आज की तारीख में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ना। देश भर के वी आर एबल टू कनेक्ट टू एवरीवन अक्रॉस द कंट्री, एंड आई मस्ट apologize to my non-Hindi viewers for having used Hindi, but I understand that most people across the country today also will appreciate that we have to choose one language, and therefore we spoke in Hindi, but we will continue this process from time to time as and when it is felt necessary. और जैसे अमूमन आपने मंत्रास तो बहुत सारे दिए हैं सर, लेकिन जब आधे मार्क्स से लड़ाई होती है, जब आपको लगता है कि आपने इतनी मेहनत की, 4-4 घंटे रात को सोए, महीनों तक ये किया, और उसके बाद इतने से मार्क्स से आप रह जाते हैं, ऐसे छात्रों को, ऐसे कैंडिडेट्स को आप क्या कहेंगे? मेरा पहली बात तो अब ये प्रतिभा सेतु है उनके लिए। प्रतिभा सेतु पे ऐसे कैंडिडेट्स के लिए एक नया
रास्ता खुला है जहाँ पे सिविल सर्विसेज जैसी ही नहीं, उससे भी शायद बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही हैं। मैं कुछ कैंडिडेट्स को जानता हूँ जिनको प्रतिभा सेतु में आज बहुत अच्छी नौकरियां मिली हैं, जो शायद सिविल सर्वेंट्स को भी उतने अच्छे स्टार्टिंग सैलरीज वगैरह नहीं मिलती हैं, उतनी उनको मिल रही हैं। तो ये एक अवसर खुला है। लेकिन मेरा दूसरा मानना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिविल सर्विसेज इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपकी मेहनत और काबिलियत जो आपने हासिल की है प्रोसेस में, जो आपको तैयार करती है कि आपके फ्यूचर में किसी भी आप जगह पे जाएंगे, यू विल बी अ विनर। It is this journey which has prepared you to actually deliver well in any kind of job you will take, and this is the real competency that you have developed. तो इसलिए मेरा उनसे यही कहना है, अगर यूपीएससी नहीं होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपकी कोई कमजोरी नहीं है। यूपीएससी में तो सिलेक्शन ही, क्योंकि नंबर्स ही ऐसे हैं कि सबका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत कम लोगों का होगा, बहुत सारे अच्छे लोगों का नहीं होगा। इसलिए जो है मेरा आपसे यही सुझाव रहेगा कि आप और अपॉर्चुनिटीज़ को देखें। आप में काबिलियत है, सक्सेस होने का डिटर्मिनेशन है, और डेफिनेटली आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सर, कुछ सवाल ऐसे भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पर जिसमें, जैसे आपने भी कहा कि कोचिंग की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक बात हर कैंडिडेट फील करता है कि मुझे गाइडेंस की तो ज़रूरत है ना, मुझे कोई मेंटोर भी तो चाहिए ना। तो क्या यूपीएससी की तरफ से भी ऐसी कोई पहल हम भविष्य में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां ये जो गाइडेंस की बात हो रही है, ऐसे कोई गाइडेंस भी हमको मिल सके ताकि हमें कोचिंग सेंटर्स पर निर्भर ना होना पड़े? देखिए, इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत कदम उठाए जा रहे हैं, और मुझे लगता है ये यूपीएससी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो रिक्रूटमेंट का है। और हम अगर कैंडिडेट्स को कुछ को मेंटर करेंगे तो कल ये प्रश्न उठ सकता है कि साहब आपने जो मेंटर किया उनको प्रेफरेंस मिल रहा है, तो एक नॉन प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। तो इसलिए हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें बहुत कदम उठाए जा रहे हैं, और मेरे को लगता है उनको और व्यापक, खास तौर से उन जगहों पे जहाँ पे ये सुविधाएं कम हैं, वहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए, हमारा वक्त थोड़ा ख़त्म हो रहा है सर, लेकिन चलते चलते आपका मैसेज उन तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के नाम जो अब भविष्य में इस परीक्षा में आने वाले हैं। देखिए, यूपीएससी जो है हमारे लिए, आप सब जो है केवल एस्पिरेंट नहीं है, एक देश की तरक्की में योगदान देने वाले बहुत बड़े पोटेंशियल हैं, और हमारा काम यही है कि इस पोटेंशियल को हम तराश के कैसे सामने लेके आएं ताकि वो देश की सेवा में जुड़ सकें। और गांव से शहर तक हो, चाहे किताबों से डिजिटल तक हो, ये आप ही हैं जो नए भारत की नई कहानी लिखेंगे। मेरा आप लोगों से यही सुझाव है बड़े भाई के नाते कि आप सपने बड़े देखो, मेहनत करो, अनुशासित रहो, और अपने लक्ष्य को सच्चा करो। हमें आपका इंतज़ार रहेगा। लेकिन अंत में ये है, अगर सीएससी क्लियर नहीं होता है तो टेंशन मत लो, बहुत सारी दूसरी उतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जिस तरीके से जवाब दिए हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सवाल जहन में लोगों के रहे होंगे जो अब शायद स्पष्ट हो गए होंगे, और एक दिशा भी शायद ज़रूर मिली होगी हमारे बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कि अब अगला कदम हमें किस सोच के साथ उठाना है। थैंक यू सो मच। एक बार फिर आपको ढेरों शुभकामनाएं शताब्दी वर्ष में प्रवेश करते हुए, और यूपीएससी के सुधारों की ओर हमारी भी नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार जी, प्रणाम। और इसी के साथ हम तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी शुभकामनाएं देते हैं। जो संदेश आज इस मंच से सर ने दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हम ऐसे और टाउन हॉल्स आपके लिए लेकर आते रहें, लेकिन आपके भविष्य के लिए आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।